नमस्कार, मैं हूँ प्रणव और आप सुन रहे हैं ज्ञानदीप पी लर्निंग। जल, जंगल और जमीन, संघर्ष और स्वाभिमान की गाथा। 19वीं सदी का भारत केवल राजवाड़ों और अंग्रेजी हुकूमत के बीच सत्ता के संघर्ष का गवाह नहीं था, बल्कि यह उस दौर का भी साक्षी था जब भारत के आदिवासी समाज का अस्तित्व और उनकी पहचान दांव पर लगी थी। सदियों से प्रकृति की गोद में रहने वाले जनजातीय समूह, जो कभी झूम खेती, शिकार, संग्रहण और पशुपालन के माध्यम से अपनी स्वतंत्र आजीविका चलाते थे, अचानक औपनिवेशिक नीतियों के चक्रव्यूह में फंस गए। इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि कैसे अंग्रेजों के आगमन और उनके कठोर वन कानूनों ने आदिवासियों की सामाजिक और आर्थिक संरचना को पूरी तरह बदल कर रख दिया। हम देखेंगे कि कैसे दिक्कुओं, बाहरी लोग और औपनिवेशिक ताकतों ने आदिवासी मुखियाओं की शक्तियों को छीन लिया और घुमंतू काश्तकारों को एक जगह बसने पर मजबूर किया गया। लेकिन यह कहानी केवल शोषण की नहीं बल्कि प्रतिरोध की भी है। यह गाथा है बिरसा मुंडा के उलगुलान, संथालों की हुक विद्रोह और नीलांबर पीतांबर की साहस की, जिन्होंने अपनी संस्कृति और जमीन को बचाने के लिए शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। झारखंड का आदिवासी समाज बिरसा मुंडा को भगवान की तरह आदर करते थे। बिरसा मुंडा झारखंड के सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी क्रांतिकारी व्यक्तियों में से एक थे। बिरसा एक ऐसे धर्म का प्रचार करना चाहते थे जो निस्वार्थ सेवा, सदाजीवन एवं उच्च आचरण पर आश्रित था। वे जनजातियों के बीच से अंधविश्वासों का उन्मूलन करना चाहते थे। उनका सर्वोच्च धर्म परोपकार था। बिरसा के धर्म का संबंध उसकी अपनी जनता की मुक्ति से था। सन 1895 ईस्वी में जुलाई का महीना था। बिरसा अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूम रहे थे, तभी अचानक गरज के साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई। तभी सभी बारिश से बचने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। तभी अचानक जोर से आवाज के साथ बिरसा के ऊपर बिजली गिर गई, लेकिन बिरसा को किसी भी तरह की क्षति नहीं हुई। लेकिन उनके शरीर का रंग परिवर्तन होकर रक्त की तरह लालिमा लिए हुए प्रतीत होने लगा। तब बिरसा को लगने लगा कि मेरे पास तो चमत्कार शक्तियाँ आ गई हैं। मैं सभी जनजातियों की समस्या को दूर कर सकता हूँ। इस नए धर्म के प्रचार का विचार बिरसा के मन में इसी घटना के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। जब वे 20 वर्ष के थे, बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की सुरक्षा और उनके दुखों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। तभी अपने आसपास आ रहे बदलाव और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बचने थे। उनकी सांस्कृतिक जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहते थे, जिन्हें दिक्कू कहा जा रहा, वे बाहरी लोग कौन थे? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। आदिवासी समाजों के बारे में ज़्यादातर जनजातियां के रीति रिवाज देश के अन्य जनता के रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाज में दिखाई देते। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे हुए थे,
लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं है। जनजातीय समूह किस प्रकार की आजीविका में संलग्न थे? 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। उनमें से कुछ आदिवासी झूम खेती करते थे। झूम खेती को घुमंती खेती भी कहा जाता है। इस तरह की खेती एक तरह का खेती ही है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पर घूम घूम कर की जाती है। जंगलों के छोटे छोटे भूखंडों पर जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को जोतने के बजाय खुरक देते थे और बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरे जगह के लिए चल पड़ते थे, जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी। वह जगह कई साल तक पड़ती पड़ी रहती थी। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली बस्तियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगल पर ही निर्भर थी। वे जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र थे। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और अन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। बंदर, हिरन, चूहा, चमगादड़, गिलहरी तथा खरगोश के शिकार में इनकी विशेष रुचि थी। इनके परिवार जंगल में कंदमूल, फल एवं रस्सी के लिए वृक्षों की छालों के लिए घूमते रहते थे। जाल, लाठी तथा कुल्हाड़ी शिकारी के प्रमुख उपकरण थे। किसी एक स्थान पर इनका टिकना मधु तथा छालों की उपलब्धि पर निर्भर करता था। वे 3-4 वर्षों से अधिक एक स्थान पर नहीं रुकते थे। टहनियों तथा पत्तों से निर्मित कुंबा इनका आवास था। कुंबा को इस तरह से बनाया जाता था कि मूसलाधार वर्षा में भी इसके भीतर पानी नहीं टपकता था। ओडिशा के जंगलों में रहने वाले खोड़ समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो शिकार हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और कंदमूल खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल, सखुआ और महुआ के बीज का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियां का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फलों की ज़रूरत होती थी, तो वे खोड़ समुदाय के लोगों के पास ही कहते थे। मुद्रा की सुविधाएं न होने के कारण वस्तु विनिमय का प्रचलन था, अर्थात अदला बदली। वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। जब वन उत्पादन कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था।
लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बेगा और औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रहते थे। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात थी। झारखंड में शिकारी और भोजन संग्रहकर्ता श्रेणी में बिरहोर तथा कोरवा प्रमुख थे। जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी-कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने के चीज लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीजें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उसका ब्याज बहुत ज्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य को आदिवासी अपनी गरीबी और अपनी सारी मुसीबतों के जड़ मानने लगे थे। कुछ जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समुदाय जानवर पालकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के झुंड लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाकों में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले गुर्जर और आंध्र प्रदेश के लगाड़िया समुदाय में गाय भैंस पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडेरिया थे और कश्मीर बकरवाल बकरियां पालते थे। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने के बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे वनों का इस्तेमाल करने लगे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था। उन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था, लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। अस्थायी कृषक की श्रेणी में संथाल, उरांव हो तथा खड़िया ये भी आते थे। ये अस्थायी गांवों में निवास करते थे। हल बैल की सहायता से खेती की जाती थी। सिंचाई के लिए कुओं तालाबों का उपयोग होता था। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्रह या घुमंतू खेती करने वाले के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। 19वीं सदी में आदिवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर क्या परिवर्तन हुआ? ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। इनमें सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना का विकास होने लगा। सामाजिक परिवर्तन। ब्रिटिश काल में भारत की जनजातियां एक अलग समुदाय में न रहकर देश की मुख्य सामाजिक जीवन धारा का अंग बनने लगी थी। उन्हें वश में रखने के लिए कंपनी लाल में एजेंसी व्यवस्था स्थापित की गई थी एवं उनके लिए संरक्षण प्रणाली का विकास किया गया। उनके पारस्परिक झगड़ों को निपटाने एवं जनजातीय संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से कुछ सामान्य नियम बनाए गए थे, किंतु उनका अंतिम लक्ष्य था ब्रिटिश भारत की मुख्य सामाजिक धारा में आदिवासियों का विलय।
अतः एक सामाजिक अवधारणा के रूप में संरक्षण विफल रहा और पूरे भारत जनजातियों वह प्रभावों से नहीं बच पाई और सने सने ब्रिटिश भारत के सामाजिक संगठन में उनका विभिन्न स्तरों पर विलयन होता रहा। ब्रिटिश काल में भारत के झारखंड के आदिवासियों की विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, पिछड़ापन और आदिम स्वरूप में स्पष्ट रूपांतरण हुआ। उनकी सीमा विस्तृत हुई और क्षेत्र सीमित हुए। इस रूपांतरण का राजनीतिक प्रभाव यह हुआ कि झारखंड के आदिवासी जाति के आधार पर अपना कोई पूर्ण विकसित राज्य अथवा स्वशासित क्षेत्र नहीं बना सके। तथापि इस अवधि में नगरीकरण की प्रक्रिया भी स्पष्ट दिखाई पड़ती। नगरीकरण का सीधा संबंध परिवर्तन प्रवास से था। इस अवधि में परिवर्तन बड़े पैमाने पर हुआ। आदिवासी अपनी जमीन से वंचित तो होकर औद्योगिक एवं कृषि मजदूरों के रूप में असम के चाय बागानों तथा दक्षिण बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कृषि प्रधान क्षेत्रों में शरण लेने लगे। फलतः आदिवासी बहुलक क्षेत्र घटने लगे और अल्प आदिवासी क्षेत्रों में उनकी पहचान मिटने लगी। इस युग में आदिवासी समाज 3 वर्गों में बंट गया। सबसे ऊपर राजा और जमींदार, मध्य में खुशहाल आदिवासी और सबसे नीचे सामान्य आदिवासी। ईसाई धर्म प्रचारक की गतिविधियों के कारण पारंपरिक जनजातीय लक्षण का तीव्र विकास हुआ। मिशनरियों के शैक्षणिक क्रियाकलापों से भी आदिवासियों सामाजिक रूपांतरण में सहायता मिली। यह भी सत्य है कि ईसाई मत के स्वीकार किए जाने का प्रभाव आदिवासियों के खान पान, वेशभूषा, प्रसाधनों एवं आभूषणों पर भी पड़ा। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना हक तो मिला, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छीन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों का मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देता और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। घुमंतू कारों का क्या हुआ? ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहें और खेती करें। घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ? ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहरते नहीं थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहे और खेती करें। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में
कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया कि वे किसे कितना लगान देना होगा। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत सफल नहीं रही। पूर्वोत्तर राज्य के झूम काश्तकारों इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को अधिकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को बंगाल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। वन कानून और उनके प्रभाव। जैसा कि आपने देखा है, आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासी के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया था। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरत की इमारतें, लकड़ी, ये सारी थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। लेकिन उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतज़ाम कहाँ से किया जाए। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांवों में रहने वाले को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और वे अपने इन्हीं तौर तरीकों से चलते रहते जिन्हें सरकार गैर कानून घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोग्राम संगम द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले थे, यह समझने के लिए आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे व्यापार फैला, ईस्ट कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थिति हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3 से 4 रुपये 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। रेशम
उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था और बिचौलिया को जमकर मुनाफा होता था। इस कारण से बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना दुश्मन मानने लगे थे। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड के कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों के द्वारा भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। आदिवासी विद्रोह 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831 से 1832 में कोल विद्रोह, कोल आदिवासियों ने और 1855 में सिद्धों एवं उसके तीनों भाई कान्हू, चांद और भैरव की अनुवाई में संथाल विद्रोह की शुरुआत की। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में बरली विद्रोह हुआ। नीलांबर पीताम्बर और बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वह भी इसी तरह का विद्रोह था। बिरसा मुंडा का उलगुलान। बिरसा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलीहातू नामक गांव में हुआ। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा था और मां का नाम करमी मुंडा था। सुगना मुंडा का परिवार गरीब था। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय आखड़ा में नाचते गाते बीता था। उनका पालन पोषण मुख्य रूप से बहुंधा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडो विद्रोह की कहानी सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदार मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा ने समुदाय के लोगों ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दिकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए, उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें और डायन व जादू टोनों से विश्वास न करें। बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विद्रोह किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर से अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें।
अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने कार्रवाई का फैसला किया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए बिरसा के अनुयायी दिक्कू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा के बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों से महत्वपूर्ण था। पहला, इसके औपनिवेशिक सरकार को ऐसे औपनिवेशिक लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सकें। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सहज हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। संथाल विद्रोह, सिद्धो कान्हो, चांद और भैरव। 30 जून 1855 को संथाल परगना में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। राजमहल क्षेत्र में बघनाडी गांव के सिद्धों ने नेतृत्व संभाला। 10,000 संथालों के बीच सिद्धों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की घोषणा की। सिद्धों के साथ उसके तीनों भाई कान्हो, चांद और भैरव भी थे। उसे संथाल विद्रोह कहा गया। उस विद्रोह की लपेट हजारीबाग में भी फैल गई थी। वहां उसका नेतृत्व लुबिया मांझी, बेस मांझी और अर्जुन मांझी से संभाला था। जनजातीय विद्रोहों में संथाल विद्रोह सबसे जबरदस्त था। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उसमें निहित शोषण, बंगाली एवं पदाही महाजनों तथा साहूकारों का शोषण था। यह विद्रोह गैर आदिवासियों को भगाने, उनकी सत्ता समाप्त कर अपनी सत्ता स्थापित करने छेड़ा गया था। इसीलिए इस आंदोलन में अपना देश और अपना राज का नारा था। इस आंदोलन में सिद्धों को राजा, कान्हो को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया। खरवार विद्रोह, नीलांबर और पीतांबर। 1857 में हजारीबाग तथा रांची में हुए विद्रोह की खबर से पलामू में भी प्रतिक्रिया हुई। चेरो, खरवार तथा भोक्ताओं ने भी विद्रोह में शामिल होने का निर्णय लिया। भोक्ता समाज के नीलांबर और पीतांबर ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए शाहपुर थाना पर आक्रमण किया, क्योंकि अंग्रेजों ने उनके पिता की हत्या की थी। पलामू के सभी क्षेत्रों पर विद्रोह का कब्जा होता जा रहा था। पलामू की खबर सुनते ही कर्नल डायर ने वहां सैनिक भेजे। समय पर अंग्रेजी फौज आ जाने से विद्रोहियों को किला छोड़ देना पड़ा। जनवरी 1859
जनवरी 1859 तक पलामू पर विद्रोहियों का नियंत्रण हो गया। अंततः उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज का यह इतिहास हमें बताता है कि अंग्रेजी शासन के सभ्य बनाने की आड़ में बनाई गई नीतियां असल में आदिवासी अस्मिता पर एक क्रूर प्रहार थी। वन कानून और व्यापारिक शोषण ने आदिवासियों को उनके ही जमीन पर पराया बना दिया, जिससे वे काम की तलाश में भटकने और बंधुआ मजदूरी करने पर विवश हुए। हालांकि बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और नीलांबर पीताम्बर जैसे नायकों के नेतृत्व में हुए विद्रोह यह साबित करते हैं कि आदिवासी समाज ने कभी भी अन्याय को मूक बनकर स्वीकार नहीं किया। भले ही इन विद्रोहों को सैन्य बल से कुचल दिया गया, लेकिन इनका प्रभाव दूरगामी था। इन आंदोलनों ने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून बनाने पर मजबूर किया जिससे आदिवासियों की जमीन को आसानी से छीना ना जा सके। आज भी बिरसा का उलगुलान और संथाल विद्रोह हमें याद दिलाते हैं कि जल, जंगल और जमीन केवल संसाधन नहीं बल्कि एक समुदाय की आत्मा है, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।